नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। यूपी के मदरसों पर रोजाना लगेगा 10,000 का जुर्माना। नोटिस पर मदरसा बोर्ड ने क्लियर किया सब कुछ। शी जिनपिंग ने किया जब डिफेंस मिनिस्टर को बर्खास्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तब कर रहे थे शस्त्र पूजा। दिल्ली एनसीआर में घुट रहा दम, इस लेवल तक AQI पहुंचने का अनुमान। दशहरे पर विजय थलापति की लियो ने तोड़ दिए रिकॉर्ड, एक दिन में कमा डाले करोड़ों। हमास में हमदर्दी पर आग बबूला इजराइल, UN चीफ को बर्खास्त करो, जानिए क्या है प्रोसेस। अब खबरें विस्तार से। शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मदरसों को नोटिस दिया गया है और गैर मान्यता मदरसों के संचालन पर प्रतिदिन 10,000 रुपए जुर्माना लगाने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी मदरसों का सर्वे करने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के अलग अलग जिलों के मदरसों को नोटिस भेजी गई है। उचित पंजीकरण और मान्यता नहीं होने पर मदरसों को बंद करने का आदेश दिया। ऐसा नहीं करने पर प्रतिदिन 10,000 रुपए जुर्माना लगाने की बात कही गई है। इसके बाद अब इस मामले में मदरसा बोर्ड, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004, विनियमावली 2016 में दिए व्यवस्था के तहत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अलावा किसी भी विभाग के अधिकारी द्वारा ना तो निरीक्षण किया जाएगा और ना ही किसी प्रकार की नोटिस ली जाएगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने कहा, 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के गठन के बाद शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रहे मदरसों अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 प्रतिस्थापित किया गया, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन और सेवा विनियमावली 2016 बनाई गई, जिसके बाद से जिला मदरसा शिक्षा अधिकारी का तात्पर्य जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से हो गया। इफ्तिकार अहमद जावेद ने कहा, निरीक्षक अरबी मदरसा अथवा अध्यक्ष या निदेशक द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा कभी भी मदरसों का निरीक्षण नहीं किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 विनियमावली 2016 में दिए गए व्यवस्था के तहत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अलावा किसी भी विभाग के अधिकारी द्वारा ना तो निरीक्षण किया जाएगा और ना ही किसी प्रकार की नोटिस दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा, अक्सर संज्ञान में आता है कि नियमों से हटकर शिक्षा विभाग के अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी ना होने के बावजूद उनके द्वारा जनपद में संचालित मदरसों का निरीक्षण किया जाता है और नोटिस भी दी जाती है, जो अधिनियम के विपरीत है। मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद का ये बयान शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के अलग अलग जिलों के मदरसों को नोटिस भेजी गई। नोटिस के बाद आया है। शिक्षा विभाग द्वारा मदरसों को नोटिस जारी करते हुए पूछा गया कि अगर उनका मदरसा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 की धारा 18 के अनुसार मान्यता प्राप्त है, तो आप मदरसे की मान्यता संबंधित अभिलेखों में 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराएं। यदि आपका मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं है तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही RTE एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और यदि आपका मदरसा खुला पाया गया तो प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग से नोटिस मिलने के बाद सभी मदरसा संचालकों में अब हड़कंप मच गया है। राजनाथ सिंह ने बॉर्डर के पास सैनिकों के साथ दशहरा ऐसे समय मनाया है जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले कुछ स्थानों पर 3 साल से अधिक समय से गतिरोध बना हुआ है। चीन ने मंगलवार को रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू को उनके पद से हटा दिया। वह करीब 2 महीने से लापता थे। बिनजिंग जब शांगफू को हटाने की घोषणा कर रहा था, तब भारत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शस्त्र पूजा कर रहे थे। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सैनिकों के साथ दशहरा ऐसे समय मनाया। यह स्थान वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। सिंह पिछले कई वर्षों से दशहरे के दौरान शस्त्र पूजा करते रहे हैं।
एनडीए सरकार में वह जब केंद्रीय गृह मंत्री थे तब भी वह इस दिन शस्त्र पूजा किया करते थे। सीएन ने बॉर्डर के पास सैनिकों के साथ दशहरा ऐसे समय मनाया है जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले कुछ स्थानों पर 3 साल से अधिक समय से गतिरोध बना हुआ है। एक तरफ जहां भारत मजबूती के साथ अपनी सीमाओं के हिफाजत में जुटा है, वहां चीन में कुछ भी ढंग से नहीं चल पा रहा है। शांगफू को हटाने के बाद चीन ने अभी तक अगले रक्षा मंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया है। शांगफू इस साल लापता होने वाले दूसरे वरिष्ठ चीनी अधिकारी है। इससे पहले विदेश मंत्री चीन कांगांग अचानक लापता हो गए थे और जुलाई में बिना कोई कारण बताए उन्हें पद से हटा दिया गया था। सेना ने पूर्वी लद्दाख गतिरोध के बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों सहित करीब 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती को काफी बढ़ा दिया है। दोनों पक्षों ने व्यापक राजनयिक और सैन्य बातचीत के बाद कई इलाके से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। भारत कहता रहा है कि चीन के साथ उसके संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक बॉर्डर पर शांति नहीं होती। जो लोग पहाड़ों में घूमने की सोच रहे हैं उनके लिए बढ़िया मौसम शुरू हो चुका है। अब कई दिनों तक पहाड़ों में बारिश नहीं होगी। दिल्ली एनसीआर में हवा की सेहत बिगड़ सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अगले एक सप्ताह दिल्ली एनसीआर के एयर क्वालिटी इंडेक्स का अनुमान जाहिर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 24 अक्टूबर को प्रदूषण का स्तर खराब रहा, जबकि आज यानी 25 अक्टूबर के लिए अनुमान जाहिर किया गया है। यह बेहद खराब श्रेणी में रह सकता है। इसके बाद 26 और 27 अक्टूबर को इसमें कुछ सुधार होगा और यह खराब स्तर पर पहुंच सकता है। इसके अगले 3 दिन भी एयर क्वालिटी के खराब से बेहद खराब श्रेणी में रहने की आशंका है। जहां एक और दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से लोगों का दम घुटने लगा है, वहीं पहाड़ों में मौसम खुशनुमा बन गया है। अगर आप पहाड़ों की यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन वक्त शुरू हो चुका है। मॉनसून जा चुका है और नवंबर के पहले हफ्ते तक पश्चिमी विक्षोभ के भी कोई आसार नहीं। ऐसे में मौसम साफ रहेगा और किसी तरह की बारिश बर्फबारी का सामना किए बिना आप आसानी से पहाड़ों की सैर कर सकेंगे। मौसम विभाग ने अगले 15 दिनों के लिए बड़ा मौसम अपडेट जारी किया है, जिसे आपको जानना जरूरी है। मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ के अभाव में अब पहाड़ों में दिन का मौसम ठंडा लेकिन आरामदायक और धूप वाला रहेगा, जबकि रातें पूरी तरह ठंडी और सुंदर रहने वाली हो जाएगी। ऐसे में अगले 2 सप्ताह बिना बारिश बर्फबारी के रहने वाले हैं। जो लोग पहाड़ों पर घूमने जाना चाहते हैं, जाने की चाहत रखते हैं, उनके लिए अगले 15 दिन पर्यटन के लिहाज से शानदार रहने वाले हैं। इस दौरान उन्हें पहाड़ों में लैंड स्लाइड से भी राहत मिलेगी। आईएमडी के अनुसार अगर आप ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं तो इसके लिए नवंबर के दूसरे सप्ताह तक रुकना पड़ेगा। इस दौरान एक पश्चिम विक्षोभ में सक्रिय होने की संभावना है, जिससे विभिन्न जगहों पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां हो सकती है। ऐसे में स्नोफॉल देखने के लिए आप नवंबर के दूसरे सप्ताह में पहाड़ों की यात्रा का प्लान कर सकते हैं। दिसंबर और जनवरी में बार बार पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में दस्तक देंगे, जिससे निचले इलाकों में बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। प्राइवेट मौसम वेबसाइट के तहत बिहार, झारखंड, आंतरिक ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश संभव है। मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के आसार बने हुए हैं। पश्चिमी हिमालय में भी छींट-फूट हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम स्तर की बरसात की संभावना बन रही है। ओडिशा के उत्तरी तट, गंगीय पश्चिम बंगाल और केरल में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के आसार है। उधर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अगले एक सप्ताह दिल्ली एनसीआर के एयर क्वालिटी इंडेक्स का अनुमान जाहिर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 24 अक्टूबर को प्रदूषण का स्तर खराब रहेगा, जबकि यानी आज यानी 25 अक्टूबर के लिए अनुमान जाहिर किया गया है। ये बेहद खराब श्रेणी में है। इसके बाद 26 और 27 अक्टूबर को इसमें कुछ सुधार होगा और यह खराब स्तर पर पहुंच सकता है। इसके अगले 3 दिन भी एयर क्वालिटी ने खराब से बेहद खराब श्रेणी में रहने की आशंका है। मंगलवार को दशहरे वाले दिन फिल्म ने रुपए 32.45 करोड़ का कलेक्शन किया है। इस हिसाब से फिल्म रिलीज के बाद से अब तक रुपए 249.55 करोड़ की कमाई कर चुकी है। विजय थलापति स्टारर फिल्म लियो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है।
खबर लिखे जाने तक यह फिल्म ओवरऑल वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। वहीं घरेलू बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म की कमाई का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि लियो को लोकेश कनकराज ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म गुरुवार 19 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। लोकेश इससे पहले साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म मास्टर को डायरेक्टर कर चुके हैं। इस फिल्म में भी विजय थलापति मुख्य भूमिका में थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक लियो को इस वीकेंड दशहरे की छुट्टी का भरपूर लाभ मिला है। फिल्म ने जहां वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ का कलेक्शन किया है, वहीं घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने रिलीज के बाद से लेके अब तक 250 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। ये फिल्म ने अपने रिलीज वाले दिन यानी गुरुवार को 64.8 करोड़, शुक्रवार को 35.25 करोड़, शनिवार को 39.8 करोड़, रविवार को 41.55 करोड़ और सोमवार को 35.7 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं मंगलवार को दशहरे वाले दिन फिल्म ने 32.45 करोड़ का कलेक्शन किया। इस हिसाब से फिल्म रिलीज के बाद से अब तक 249.55 करोड़ की कमाई कर चुकी है। लियो एक हाई वोल्टेज एक्शन फिल्म है जिसमें आपको विजय थलापति की स्टाइल में जबरदस्त एक्शन सीन दिखाई देंगे। फिल्म को दर्शकों का मिक्स रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि क्रिटिक्स को भी यह फिल्म कुछ खास नहीं लगी है। बहरहाल फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिल रहे रिस्पांस को देखते हुए कमाई का आंकड़ा आने वाले वीकेंड में और बढ़ सकता है। आपको बता दें कि फिल्म में संजय दत्त, त्रिशा कृष्णन और अर्जुन सर्जा भी मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। यूएनए महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर इजराइल भड़का हुआ है। इजराइल हमास पर यूएनए में चर्चा के दौरान ही राजदूत गिलाद एडन ने गुटेरेस के इस्तीफे की मांग की। यहाँ हम बता दें कि यूएन महासचिव को हटाने का क्या तरीका है। हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल के तेवर हर दिन तल्ख होते जा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि निर्णायक जंग जारी रखेंगे। जंग का अंत तभी होगा जब हमास को पूरी तरह खत्म कर देंगे। इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र महासंघ के सचिव एंटोनियो गुटेरेस की एंट्री होती है। यूएन जिस मकसद से बना था उसके मुताबिक उन्होंने बयान दिया कि लेकिन इजराइल को बयान पसंद नहीं आया। इजराइल ने सीधे सीधे उनके इस्तीफे की मांग की है। यहाँ हम आपको 3 खास पॉइंट के बारे में बताएंगे। पहला यह कि गुटेरेस ने क्या कहा था, गुटेरेस के बयान के बाद इजराइल ने क्या कहा और इन सब के बीच यूएनए महासचिव को हटाने का क्या तरीका है। यूएनए महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने युद्ध विराम की वकालत और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का सम्मान की बात कही थी। जब वो इस तरह का बयान दे रहे थे तो वो गाजा पट्टी में निर्दोष फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत का जिक्र कर रहे थे। वो यह इजराइल से कहना चाह रहे थे कि आखिर हमास के साथ जारी लड़ाई का असर निर्दोष नागरिकों पर क्यों पड़े। कोई भी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कानून से ऊपर नहीं है। अगर आप गाजा के हालत को देखें तो भयावह स्थिति बनी हुई है। लोगों के सामने बुनियादी चीजों का अभाव है। लड़ाई की वजह से जो भी हो, लेकिन जो इस समय कुछ सामने नजर आ रही है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल और हमास के बीच जंग पर चर्चा हो रही है। चर्चा के दौरान इजराइल के राजदूत गिलाद एडार्द ने कहा कि जिस तरह से गुटेरेस ने इस मुद्दों पर अपनी समझ दिखाई है उसे साफ है कि वो इस पद पर बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं। वो उनसे तुरंत इस्तीफे की बात करते हैं। सच तो यह है कि इस तरफ के लोगों से बातचीत करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऐसे लोग जो इजरायली और यहूदियों के प्रति अत्याचार करने वालों के लिए संवेदना जताते हैं, उनसे बात करने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। खबरों में बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश के साथ।